हथेली पर रख कर नसीब, हथेली पर रख कर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से मेरे दोस्त जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। इंजीनियर प्रोफेसर विक्रम सर को मैं आमंत्रित करूंगा अगले वक्ता के रूप में संक्षेप में भी बात रखें। प्रोफेसर विक्रम सर। मैं तीसरा वक्ता हूँ, संक्षेप में नहीं बोलूँगा, कुछ ज़्यादा बोलूँगा। और बहाना ये है कि हमारे बात सर बोलेंगे तो सर को सुने आप आए तो मेरी मजबूरी बस ही सुनेंगे। तो मैं अनुरोध करूँगा, मैं इलाहाबाद से आया हूँ, कुछ थोड़ा सा 20 मिनट सुनूँगा। सबसे पहले मैं अपने संतों महापुरुषों, जिसमें हमारे गौतम बुद्ध साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा, फूलन देवी, कबीर दास, तमाम जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया, उनके चरणों में अपना सर नमन करते हुए आज के जो अध्यक्ष हैं श्री सतीश राणा जी, शायद सर को नहीं मालूम कि मैं उनका बहुत जूनियर हूँ। उनका भाई परवीन, उनके नाम पे ताली जरूर बजाइए परवीन के नाम पे, ये हमारे क्लासमेट हैं। और पहली बार उनके भाई के बारे में, सतीश भैया के बारे में पता चला था जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ रहे थे। और हमारी हम लोग की सारी समस्या के लिए हम भैया के पास आते थे, हम उनको भैया ही कहते हैं। हालांकि आज मुझे डॉक्टर कहने लगे हैं, जबकि मैं डिजर्व करता हूँ कि ये मुझे छोटे भाई की तरह ही प्यार से जैसे पहले दिया करते थे। इन्हीं के घरों से मैंने सीखा था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता थी कि वो दिन कब आएगा जब चमा पे जलेगी चमारी। यह कविता की जो मेरे मन में बहुत आंदोलित की थी। तो सतीश सर का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और भाई परवीन का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज अपने मंच में जगह दिया है। इसके बाद हमारे जो मुख्य अतिथि हैं राजचंद्र सर जी, इनको मैं यूट्यूब के माध्यम से देखा करता था इलाहाबाद में तमाम जगहों पे। आज पहली बार इनसे रूबरू हुआ हूँ, पर्सनली रूबरू हुआ हूँ, और हर बातों में तो मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया इसलिए कर रहा हूँ कि आज हो सकता साक्षात डॉक्टर BR अम्बेडकर का चित्र मेरे सामने मौजूद है। मैं डॉक्टर आलोक गोयल सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब कभी मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मारने का प्रयास किया गया था, मॉब लिंचिंग का प्रयास किया गया था, तब आलोक सर से हमारी फोन वार्ता हुई थी और इन्होंने मुझे बहुत भरोसा दिलाया था। मैंने कई मुद्दे उठाए थे जब सर ने मेरी मदद की थी, तो सर का भी तहे दिल से शुक्रिया। रविकांत सर की बात यह है कि इनसे भी मैं पहली बार रूबरू हुआ हूँ। हम अक्सर बात होती थी जब ABP के गुंडों ने इनको मारने का प्रयास किया था लखनऊ विश्वविद्यालय में, तब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक अभियान चलाया था कि हमारे साथी जा करके उनकी मदद करें, बात करें। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमने एक आंदोलन भी किया था सर के लिए, सर को बता रहा हूँ। तो मेरे लिए सर ने भी किया था जब मैं जातिगत मुद्दा उठा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर नंबर दिया जाता है। और ये बात केवल इलाहाबाद की बात नहीं है, ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी की भी बात है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के धरती पे आया हूँ और यहीं के मैं बड़ा हूँ, इसलिए कुछ खास मेरी दिलचस्पी है क्योंकि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी ये समस्या रही है, तो इसलिए सर रविकांत सर का भी बहुत धन्यवाद। मैं जब JNU गया था इलाहाबाद गोरखपुर से, तब हमारे लिए बहुत लोगों ने मदद की थी, जिसमें अनिल भैया आए हुए हमारे, राम मिलन और दीप नारायण वर्मा, जिन्होंने मुझे चंदा दे करके रिक्शे वाले से, कुंचे वाले से, साइकिल वाले से, टेलर से और गांव के बेलघाट के तमाम लोगों के चंदे की वजह से मैं JNU पहुंचा। और आज के मैं प्रोफेसर हूँ, ये उन लोगों की बदौलत है जो यहाँ पे आए हुए। मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हमारे टीचर हमको फ़ोन किए थे, राम भजन सर जी और छोटेलाल पारसी सर, मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, सर आए हुए हैं।
सब लोगों को पता है, इसी जुबली इंटर कॉलेज में पढ़ता था। प्रिंसिपल को मैंने कहा था कि क्या आप उन्होंने 15 अगस्त की बेला थी, उस बेला 26 जनवरी जो बेला थी, उस बेला में ये कहा गया था कि भाई जाति समाप्त करने की बात होगी। और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे, उन्होंने कहा था कि जातिवाद समाप्त कर देंगे। मैंने रजनीकांत सर जैसे सवाल कर रहे हैं, ऐसे ही सवाल मैंने भी किया था कि जातिवाद समाप्त करने के लिए एक चीज़ जो समझ में आती है वो इंटर कास्ट मैरिज है। क्या हमारे प्रिंसिपल साहब जाति समाप्त करने के लिए अपनी बेटी की जमात को दे देंगे, जमात से शादी करेंगे? और आप ये जानिए कि जो आपस मची थी जमात के नाम से, हम आज के डेट में इस देश में ये बातें कर रहे हैं कि हमारा समाज कितना प्रोग्रेसिव है, लेकिन सच्चाई है कि एक आंकड़े के तहत हर चौथा व्यक्ति जिसका जातिवादी है, आंकड़े बताते हैं। तो उस वक्त सब लोगों ने हमारी बड़ी मदद की थी। और मैं ये कहता हूँ कि ये सत्य है कि आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने शिक्षकों के बल पे हूँ। और अगर शिक्षक मुझे न पढ़ाए होते, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे JNU हो, तो शायद मैं प्रोफेसर नहीं बनता। और ये जो कहा जाता है कि कीर्तन बीस की बेलरी गुरु अमृत के खान, शीश के जो गुरु मिले तो भी सस्ता दान, तो ये लागू होता है उनके ऊपर। मैं ऐसे गुरु का नमन करता हूँ। हमारे साथ हमारे भाई गांव से चल कर आए हैं, बाल गोविंद, अनिल, गौतम, पंकज, मेरे रिश्तेदार आए हैं, सुनरायण, हमारे फूफा जी लगते हैं, वो भी आए हैं हमें सुनने के लिए। हमारी भाभी आई है, रुक्मणी देवी है, भाई लेखपाल मेवा जी, आज 25 साल बाद उनसे मुलाकात हुई। 25 साल बाद मेवालाल जी लेखपाल हैं, कानूनगो है मेरे ख्याल से भी। इनके घर पे रह करके मैंने BA का परीक्षा दिया था और मैं तब से मेरी आंखें ढूंढती थी। आज संजोग था कि सर मेरे पास आए। उनकी बेटी मुझे बहुत प्यार करती, छोटी बच्ची थी। आज मैं रूबरू हूँगा मंच के बाद, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया जो हमें सुनने के लिए आए हैं। मैं इसी तरह से हमारे दरगाही प्रसाद सर वकील साहब हैं, बहुत बार मैंने इनसे कंसल्ट करता था। हमारे यहाँ की किरण चौहान, राम सिंह, अजय, अनिरुद्ध बॉस, महेश कुमार, घनश्याम जी, राजेंद्र जी, जितेंद्र राम, रामचंद्र जी, गौतम आए हैं। मैं तहे दिल से एक बार आपसे चाहता हूँ कि आप जो लोग तालियों से सभी का स्वागत कीजिए। मैं अपनी बात यहाँ 4 लोगों को सुनाने आया हूँ। एक आदरणीय मोदी साहब, दूसरा योगी साहब यही के हैं, तीसरा आप लोग, चौथा हम लोग जैसे अपने अंदर क्या कमियां हैं। इसीलिए मैं समय ज़्यादा लेने की बात कर रहा था, तो मैं अपनी बात अब शुरू कर रहा हूँ। एक नज़र डालते हैं आज के वर्तमान डॉक्टर BR अम्बेडकर के इर्द गिर्द। क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रूसो, वोल्टेयर, दिदरो क्या चाहते थे पूरे दुनिया में, और डॉक्टर अम्बेडकर की क्या कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ आपको। और मेरी आवाज़ यदि मोदी तक पहुँचे तो बहुत बड़ी बात होगी। और जो ABVP के आप होंगे, RSS के लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी बात मोदी साहब के पास पहुँचाएँ। पहला, आज हमारे इतिहास का वो दिन है जब हम जिसे काला दिन कह सकते हैं। शायद संदीप भैया ने बताया कि आज पूना पैक्ट का समझौता हुआ था, कि हमारे इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन है। काला दिन इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए, कॉमनवेल्थ अवार्ड जब हुआ था भारत में, तो 2 हमें रिप्रेजेंटेशन मिला था, एक निर्वाचित अलग सरकार की, दूसरा 2 वोट का अधिकार मिला था। लेकिन साथियों, हम अक्सर कंप्रोमाइज कर जाते हैं। अपने समाज की वजह से बाबा साहब ने कंप्रोमाइज किया, ये बात चली गई। लेकिन जैसे रजनीकांत सर बोले कि जिस दिन इस देश का प्राइम मिनिस्टर हमारे कौम का बनेगा, उस दिन पूना पैक्ट इस धरती पे लागू होगा। उस दिन केवल पूना पैक्ट लागू नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ट्राइबल के लिए 6 शेड्यूल की व्यवस्था की थी कि जहाँ पे जिसकी संख्या भारी होगी उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल घोषित किया जाएगा, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो जहाँ जहाँ पे आप हमारी बहुमत है, जैसे गोरखपुर में है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल घोषित करेंगे। इसका मतलब होता है कि यदि आपका कोई व्यक्ति
मोहम्मद में है अम्बेडकर साहब के हिसाब से, तो वहाँ पे जैसे कि असम में, मैं प्रोफेसर था इसलिए बता रहा हूँ, असम में जैसे कि डिफू है, वहाँ पे डिफू है, यहाँ पे डिफू जो है वहाँ पे आपका अलग से प्राइम मिनिस्टर होगा, अलग से आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा, आपके समाज का होगा। और मजे की घटना है कि सरकारें पैसा देगी, चाहे प्राइम मिनिस्टर पैसा दे और साथ ही आपके उत्तर प्रदेश सरकार पैसा दे। तो क्यों नहीं हमें अपनी ऐसी सरकार चाहिए? जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पहली कहते हैं, गांधी से विवाद करते कहते हैं कि गांधी जी हमारा होमलैंड तो है ही नहीं, हमारा तो कोई देश नहीं है। तो गांधी जी कहते अच्छा डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे होमलैंड नहीं है? और डॉक्टर अम्बेडकर उस वक्त कह रहे थे, मैं एक आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ कि हमारा होमलैंड आज भी नहीं है। आज भी हमारा होमलैंड, जिस देश को हम देश कहते हैं, उस वो देश हमारे लिए कत्लगाह है। दिल की शहादत से क्या पूछिए जब हाथों में अपना सर ले लिया, कत्ल होने से कहाँ डरे जब कातिलों के मोहल्ले में कब्जे लिया। ये कातिल देश है, भारत एक देश नहीं है, ये कातिल देश है। इसका मैं आंकड़े के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि भारत में हर घड़ी दलित महिलाओं का, एक दिन में 4 दलित महिलाओं का रेप होता है क्राइम ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के अनुसार। और क्राइम ऑफ इंडिया रिकॉर्ड के अनुसार हर हफ्ता 7 लोगों का मर्डर होता है और 7 ऐसे ही लोगों का अपहरण किया जाता है। ये क्राइम ऑफ इंडिया रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ऐसे ही लोगों का, दलितों का 7 घर जलाए जाते हैं। आपको पता है किसी धरती पे एक ट्राइबल के मुंह में पेशाब किया जाता है, और कोई ट्राइबल की बात नहीं थी, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा के ऊपर मुंह में पेशाब किया गया, उनको गोली मार दिया गया। इसी कुशवाहा समाज के लोग मेरी बात सुने तो सुने, हम कैसे माने मोदी जी की हमारा घर है? बाबा साहब का सवाल आज भी रेलेवेंट है। इतना ही नहीं, मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि जब आप ये बात कहते हैं कि ये देश हमारा है, तो मैं जानना चाहता हूं, आप ये आंकड़े में लेकर आया हूं, इसलिए समय ले रहा हूं। भुखमरी सूचकांक 107 नंबर है हमारे देश का। ज्यादा भुखमरी कौन होते हैं? हमारे समाज के लोग। मानव विकास सूचकांक में 132 नंबर है, वैश्विक जैविक सूचकांक में 135 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161 है। हमारा तो प्रेस ही नहीं है। हमारे लोग इतने कॉमनल है, बाबा साहब बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि हमारे देश का जो प्रेस है वो कितना कॉमनल है, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश की कम्युनिज्म देखिए कि 161 नंबर है। और सतत विकास डेवलपमेंट का सूची जो है 121 है, और वैश्विक सूचकांक 135 है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 68 है, और हैप्पीनेस सूचकांक जिसमें हम खुश रहते हैं उसका स्थान 126वां। ये दशा है हमारे इस देश का, जबकि शाइनिंग इंडिया का प्रभाव मोदी जी के चक्कर में लग रहा है। ये सच्चाई है। इतना ही नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आश्चर्य और खुशी की बात है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हमारे आए हैं। मैं इन पढ़े लिखे लोगों से कहता हूँ कि आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मात्र 1 वाइस चांसलर है, ISC का 1 वाइस चांसलर है, ट्राइबल का भी 1 वाइस चांसलर है। और ट्राइबल का ही नहीं, जो OBC अपने को कूद नाच करते हैं उनका वाइस चांसलर मात्र 5 है। यही रजिस्ट्रार का है, 1-2 रजिस्ट्रार है, इसको से दिखाई पड़ता है। हर तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कहानी है। मैं स्टेट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कहानी है। BBC का एक आंकड़ा के अनुसार जो हमारे देश में एक आंकड़ा सर मैं बता देना चाहता हूँ, आप मुझे रोकिए नहीं, मैं बोल करके जा रहा हूँ, मैं अक्सर जाता नहीं, जाऊँगा तो बोलूँगा। मैं आपका डिसिप्लिन तोड़ रहा हूँ लेकिन अपनी बात तो कह लूँ। हाँ, और इसके बाद मैं आंकड़े रोक रहा हूँ, पीछे मिलेगा तो बताऊँगा। लेकिन ये देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये जब बात कही थी कि हमारा होमलैंड नहीं है, गांधी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था, नेहरू को बहुत आश्चर्य हुआ था, पटेल को बहुत आश्चर्य हुआ था। ऐसा गांधी क्यों करते? अरे हम क्यों नहीं कहेंगे ये बात? आज इस बात की लड़ाई है कि क्लियर कट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम समझौते की बात कर लें कि हम गांधी की भी बड़ाई करें, हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बड़ाई करें। ये डर की रीत, ये समझौते की रीत को त्यागना होगा। हमको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी में फर्क करना पड़ेगा कि गांधी ने हमारे देश के लिए क्या किया था।
हमारे समाज के लिए क्या किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं कास्ट को लेकर के। इस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर, इस देश में महात्मा गांधी, सरदार पटेल जब ये कहते हैं कि कास्ट बनी रहनी चाहिए, कैसे कास्ट बनी रहनी चाहिए, क्योंकि डिवाइन थ्योरी है। डॉक्टर गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट किया था, ये सब जानते हैं। और यहाँ पे जितने भी राम मोहन राय से लेकर तमाम जो आर्य समाजी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने इनडायरेक्टली जातिवाद को सपोर्ट किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति की समाप्ति होनी चाहिए। मैं आज पूछना चाहता हूँ इन तमाम लोगों से कि इस देश के लोगों ने क्यों नहीं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मंत्रालय बनाया, जाति की समाप्ति का मंत्रालय क्यों नहीं बना? यदि आप आरक्षण बिल पास कर रहे हैं, आप तमाम बिल पास कर रहे हैं, लेकिन आपने जातिवादी समाप्ति करने का कोई आपके पास खाका नहीं है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खाका दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर तमाम लोगों ने इस तरह की बातें नहीं की। तो जातिवाद समाप्त करने का एक ही एजेंडा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, जिसका कि हमारे देश में किसी भी राजनीतिक दल का, मैं मोदी से पूछ रहा हूँ कि यदि आप 33% रिजर्वेशन पास कर रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में 33% रिजर्वेशन रखे हैं? आप नहीं रखे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूँ कि क्या आपकी पार्टी में 33% रिजर्वेशन रखे हैं? तब जवाब होता है कि नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह बात गांधी से कही थी कि कांग्रेस की सदस्यता इस बात पे होनी चाहिए कि जो जातिवाद नहीं मानेगा वो कांग्रेस का सदस्य होगा, जो जातिवाद मानेगा उसको हटा दिया जाएगा। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहे थे। लेकिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट न रविन्द्रनाथ टैगोर के पास था, न महात्मा गांधी के पास था, न सरदार पटेल का था। यहाँ पे पटेल समाज के लोग आएंगे, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आपका आदर्श सरदार पटेल नहीं हो सकते कभी भी। आपके आदर्श अफजल सिंह के बाबू कुशवाहा हो सकते हैं, लेकिन वो राम स्वरूप वर्मा हो सकते हैं, लेकिन सरदार पटेल कभी नहीं हो सकते। लेकिन दुखद बात है कि अफजल सिंह की बात लोग कर रहे हैं। अगला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कास्ट की नहीं, कास्ट की ही बात नहीं कर रहे हैं। बस जल्दी कंप्लीट हो जाए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि जो समाजवाद की बात है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समाजवाद की बात की थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, उन्होंने कहा था हेल्थ फ्री होनी चाहिए। आज शिक्षा फ्री नहीं है, रविकांत सर इशारा कर रहे थे कि आज शिक्षा फ्री नहीं है। क्यों नहीं फ्री है? इसलिए फ्री नहीं है कि हम लोगों ने कभी इस तरह से आंदोलन नहीं किया। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बाकी नेताओं में क्या अंतर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक क्रांतिकारी विचारधारा के थे, रिवोल्यूशनरी थे, लिबरेटर थे, मुक्ति का सवाल उठाते थे। जबकि भारत के सभी लोग लिबरेटर की बात नहीं कर रहे हैं, समझौते की बात कर रहे हैं, सुधार की बात कर रहे हैं। मुझे सुधार नहीं चाहिए, मैं सुधार नहीं चाहता, मैं समाप्ति चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बीजेपी के लोगों ने, समाज के लोगों ने इस तरह की बातें कर दी है। और ये जानिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अलग से खाते में रखा है। एक बात और समाप्त करूंगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इतिहास की बात और पास्ट की बात, हम लोगों को अतीत की बातें ध्यान में नहीं है। मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूँ ये कहते हुए कि जो इतिहास है वो अंतर है, जो अतीत है वो अंतर है। अतीत में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या रोमन साम्राज्य के किसी गुलाम का नाम पता है? आप नहीं बता पाएंगे, आप ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन यदि इस तरह की मैं कई मसला था, मैं सुधार की बात ये कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ साथी, मैं बस एक अपनी लास्ट में ये बात कह रहा हूँ कि देखिए हम लोगों को बागी बनना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।